हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएलटी फील्ड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली का लैब टेक्नीशियन का पेपर जो हुआ था 14 दिसंबर को। आरजी पेपर लिया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट ने। ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम पहले 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी रिएजेंट यूज्ड इन द जेफरी रिएक्शंस फॉर सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। जेफी रिएक्शन वाइडली यूज होता है बायोकेमिस्ट्री लैब में बायोलॉजिकल फ्लूइड जैसे कि सीरम और यूरिन में क्रिएटिनिन को मेजर करने के लिए। ये रिएक्शन मैक्स जेफी ने 1886 में डिस्क्राइब की थी और अभी भी ये रिएक्शन क्लिनिकल लैब्स में यूज होती है क्रिएटिनिन मेजर करने के लिए। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। जेफी रिएक्शन बेस्ड है एक केमिकल रिएक्शन पर जिसमें क्रिएटिनिन और पिक्रिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एल्कलाइन मीडियम में और रेड ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन के कलर की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन दी सैंपल। एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन क्रिएटिनिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल रेंज रहता है मेल्स में 0.7 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर और फीमेल में 0.6 टू 1.1 mg पर डेसीलीटर। Question number 2. Which enzyme is measured in the diagnosis of acute pancreatitis? Acute pancreatitis acute inflammation है pancreas की। Acute pancreatitis की severe form associated होती है with macroscopic hemorrhages and fat necrosis in and around the pancreas, जिसे हम acute hemorrhagic pancreatitis और acute pancreatic necrosis भी बोलते हैं। इसके दो मेन लीडिंग काउजेस हैं एल्कोहलिज्म एंड कोलिलाइथेसिस। 80% से ज़्यादा केसेस इन दोनों कारणों की वजह से ही आते हैं। इस डिस्ट्रक्टिव चेंज की वजह से पैंक्रियास 20 तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है, पर इसमें से 3 मेजर ग्रुप ऑफ एंजाइम हैं जिसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है पैंक्रियास के ऊपर। पहला है प्रोटीएस जैसे कि ट्रेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। दूसरा है लाइपेस एंड फोस्फोलाइपेस जो डिग्रेड करते हैं लिपिड और मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स को। और लास्ट है इलास्टेज जो ब्लड वेसल के इलास्टिक टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। अब बात करते हैं लाइपेस की जो हमारा राइट आंसर है। लाइपेस एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइटरी फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में। पैंक्रियास की डैमेज होने के कारण लाइपेस लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है जिसको मेजर करके हम पैंक्रियास की हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। सो हमारा राइट आंसर है लाइपेस। Question number 3. In lipid profile tests, which component is directly associated with increased cardiovascular risk? टोटल लिपिड जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, टीजी, एचडीएल एंड एलडीएल शामिल होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड टीजी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद कार्डियोवास्कुलर रिस्क क्योंकि ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जिसमें फैटी डिपॉजिट्स आर्टरीज की वॉल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब टोटल लिपिड्स के पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं एलडीएल की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से सेल्स तक पहुंचाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ एलडीएल इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमा कर देता है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ा देता है। इंक्रीज्ड एलडीएल डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है विद कार्डियोवास्कुलर रिस्क। एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं बिकॉज ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम सेल्स टू लीवर। एचडीएल का हाई लेवल हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है और लो लेवल ऑफ एचडीएल लिंक्ड होता है विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तीसरे नंबर पे आता है टीजी। टीजी एक तरह का फैट है जो बॉडी एनर्जी के लिए यूज़ करता है। हाई लेवल ऑफ टीजी कंट्रीब्यूट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। और लास्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ एलडीएल, एचडीएल एंड टीजी। टोटल कोलेस्ट्रॉल एक ब्रॉड पिक्चर देता है बट लेस इंफॉर्मेटिव होता है विदाउट एलडीएल एंड एचडीएल। सो अभी तक हमने जो स्टडी किया है उससे यही मिलता है कि एलडीएल का इंक्रीज लेवल डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है विद कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल।
Question number 4. What is the principle of spectrophotometry used in biochemistry analysis? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बियर लैम्बर्ट लॉ के प्रिंसिपल बेस्ड है। ये कॉमनली बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्लिनिकल लैब में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बियर लैम्बर्ट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग सैंपल में आप जो मेज़र करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सैंपल में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सैंपल के द्वारा ऑब्जर्व की गई लाइट और लाइट के द्वारा ट्रैवल किया गया पाथ पर, लाइक थिकनेस ऑफ ट्यूब और कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बिल्कुल कलरीमीटर की तरह ही काम करता है, पर इसमें सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट अलग यूज़ किया जाता है। इसके दो टाइप्स आते हैं, सिंगल बीम और डबल बीम। सिंगल बीम में सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है जो हमें 325 टू 1000 वेवलेंथ की रेंज प्रोवाइड करता है, और डबल बीम में दो लाइट सोर्स और दो फोटो सेल्स होते हैं, एक लाइट बीम रेफरेंस के लिए और दूसरा सैंपल के लिए। सो बेसिकली हमने ये जाना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर दोनों एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट पर काम करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 5. What is the most common buffer used in electrophoresis? मोस्ट कॉमन बफर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होती है वो है ट्रिस एसीटेट EDTA और ट्रिस बोरेट EDTA। इस बफर के कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बफर बन जाती है। उसमें से पहला है लो आयनिक स्ट्रेंथ। लो आयनिक स्ट्रेंथ होने के कारण DNA जेल में बहुत फास्ट माइग्रेट करता है। सेकेंड वन इज़ गुड रेजोल्यूशन। ट्रिस एसीटेट EDTA बफर प्रोवाइड करता है बेटर रेजोल्यूशन फॉर लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स ओवर 4 KB। थर्ड वन इज़ लोअर बफर कैपेसिटी। शॉर्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस रन में ये ओवरहीटिंग होने से रोकता है। इससे DNA के डैमेज होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी विद डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। अगर आपने क्लोनिंग, PCR और एंजाइमेटिक रिएक्शन जैसे स्टेप्स करने हैं तो ट्रिस एसिडेट EDTA बफर में से रिकवर हुआ DNA बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी ऑप्शन से जैसे सोडियम क्लोराइड, ये टिपिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस में एज ए बफर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पास pH मेंटेन करने के लिए नेसेसरी बफरिंग कैपेसिटी नहीं होती। एसीटेट बफर, ये एसीटेट EDTA का पार्ट हो सकता है पर अकेले एसीटेट बफर को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं यूज़ कर सकते। और लास्ट वन है कार्बोनेट बफर, लेस कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि ये ट्रेस बफर के जितना कारगर साबित नहीं होता। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेस बफर। क्वेश्चन नंबर 6. In the Friedwald formula for calculating LDL cholesterol, which value is required in addition to total cholesterol and HDL cholesterol? फ्राइडवर्ड फार्मूला LDL को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फार्मूला क्लिनिकल प्रैक्टिस में वाइडली यूज़ होता है बिकॉज ये LDL की डायरेक्ट मेजरमेंट को अवॉइड करता है जो कि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। फ्राइडवर्ड फार्मूला है LDL कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस TG/5। LDL कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL के साथ TG की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल 100 है, HDL 50 और TG भी 100 है तो इज इक्वल टू 100 माइनस 50 माइनस 100/5 इज इक्वल टू 30। तो हमारे LDL की वैल्यू निकल के आती है 30 mg/dL। इस फार्मूला को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली है फास्टिंग सैंपल होना चाहिए। दूसरी है TG लिमिटेशन। ये फार्मूला सिर्फ तभी काम करेगा अगर TG की वैल्यू लेस देन 400 mg/dL है। और लास्ट वन है नो काइलोमाइक्रॉन्स। जिन पेशेंट को सिग्निफिकेंट काइलोमाइक्रोनीमिया है उन पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरिंग आयोनाइज्ड कैल्शियम इन ब्लड? आयोनाइज्ड कैल्शियम का मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट को डायग्नोज करने में बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम जो प्रोटीन की बाइंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। आयोनाइज्ड कैल्शियम को मेज़र करने का
गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है डायरेक्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड एनालिसिस। अब समझते हैं जी आयनाइज्ड कैल्शियम क्या है। आयनाइज्ड कैल्शियम टोटल कैल्शियम का अप्रॉक्सीमेटली 50% होता है। ये बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मसल कंट्रैक्शन, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, हार्मोन सेक्रीशन, ब्लड कोगुलेशन और एंजाइमेटिक रिएक्शन में। टोटल कैल्शियम में 50% आयनाइज्ड, 40% बाउंड टू प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन, 10% कम्प्लेक्स विद एनायंस जैसे कि फॉस्फेट और सिट्रेट के साथ पाया जाता है। अब समझते हैं कि ये आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड ही क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये डायरेक्टली आयनाइज्ड कैल्शियम को मेजर करता है विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और एनायन कम्प्लेक्स। क्रिटिकल केस सिनारियो जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में ये मेथड क्रूशियल रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये रियल टाइम एनालिसिस है जो इनेबल करता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, स्पेशली इन इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर सेटिंग। आयनाइज्ड कैल्शियम हाईली सेंसिटिव होता है पीएच चेंज को लेकर। सैंपल प्रोसेसिंग में डिले और एक्सपोजर टू एयर की वजह से CO2 का लॉस हो सकता है सैंपल में, जो कैल्शियम के लेवल को अफेक्ट कर सकता है। और इस टेबल की हेल्प से आप टोटल कैल्शियम और आयनाइज्ड कैल्शियम का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पीएच मीटर। पीएच मीटर एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है सोल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की एक्टिविटी को, जो डिटरमाइन करते हैं एसिडिटी और एल्कलानिटी को। पीएच मीटर दो प्राइमरी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है मेजरिंग इलेक्ट्रोड और दूसरी है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें एक स्टेबल एंड कांस्टेंट रेफरेंस पोटेंशियल प्रोवाइड करता है जिसे हम कंपेयर करते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रोड से। ये कंपेरिजन से पीएच मीटर सॉल्यूशन की पीएच एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर, जिसे पीएच मीटर कन्वर्ट कर देता है पीएच में। टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। सिल्वर क्लोराइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इलेक्ट्रोड है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। कंपोज्ड ऑफ सिल्वर वायर कोटिंग विद सिल्वर क्लोराइड इमर्स इन पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सेकंड है कैलोमल इलेक्ट्रोड, मर्करी क्लोराइड। टॉक्सिसिटी कंसर्न विद मर्करी, इसी की वजह से इसको यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेजर द पीएच ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली। ये काम मेजरिंग इलेक्ट्रोड का है जो सोल्यूशन के हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी के बेस पर पोटेंशियल जनरेट करता है। ऑप्शन सी ट्रांसड्यूस केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रोसेस पूरा इलेक्ट्रोड सिस्टम यानी कि मेजरिंग और रेफरेंस कंबाइन कर सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड अकेले फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है पर एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकता। और लास्ट है ऑप्शन डी कैलिब्रेट द मेजरमेंट ऑटोमेटिकली। कैलिब्रेशन एक नॉन पीएच वाले बफर से ही किया जा सकता है, ये काम रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं कर पाता। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल। पहले समझते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को एडजस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं ताकि हमारे डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट करेक्ट मेजरमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। इसको पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। इसमें हम एक नॉन स्टैंडर्ड लेते हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट को उससे कंपेयर करते हैं जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का पता चल जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। जब कोई इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होता है तो वो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर कैलिब्रेट नहीं किया हो तो हर बार हमें डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थर्ड वन इज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ज़्यादातर लैब स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं जैसे कि ISO स्टैंडर्ड, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को रेगुलरली कैलिब्रेट किया जाता है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे पता चलता है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन अ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब। क्वालिटी कंट्रोल एक क्रिटिकल प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब्स में, जिससे इंश्योर किया जा सके कि लैब रिजल्ट्स एक्यूरेट, रिलायबल और कंसिस्टेंट हैं। क्वालिटी कंट्रोल हेल्प करता है इंश्योर एक्यूरेसी। क्वालिटी कंट्रोल से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आ रहे हैं।
इसके लिए हम कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स की वैल्यू एक एक्सेप्टेबल रेंज में फॉल होनी चाहिए। सेकेंड इज़ रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल चेक हेल्प करता है रिलायबिलिटी मेंटेन करने में। थर्ड वन इज़ पेशेंट सेफ्टी। क्वालिटी कंट्रोल मिसडायग्नोस के रिस्क को रिड्यूस करता है बाय इंश्योरिंग के लैब रिजल्ट्स करेक्ट हों। इनकरेक्ट लैब रिजल्ट्स रॉन्ग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पेशेंट का, जिससे पेशेंट की सेफ्टी को अफेक्ट हो सकता है। और लास्ट वन है आइडेंटिफाइंग एरर्स। क्वालिटी कंट्रोल हमें हेल्प करता है एरर्स को डिटेक्ट करने में, चाहे वो ड्यूरिंग लैब प्रोसेसिंग में हो या ड्यूरिंग एनालिसिस या रीजन प्रेपरेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। Question number 11. Which stain is used for identifying malaria parasite in a blood smear? मलेरिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड डिजीज़ है मैनकाइंड की। मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए पेरिफेरल स्मीयर स्टडी अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट बना हुआ है। बात करते हैं इसके स्पेसिमन की। पीबीएफ के लिए ब्लड, ईयर लोब या फिर फिंगर प्रिक और इन्फेंट में ग्रे टो से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड फिल्म्स डायरेक्टली कैपिलरी ब्लड से बनानी चाहिए। अगर ईडीटीए यूज़ किया है तो विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन स्मीयर बना लेना चाहिए। अब बात करें टाइप्स ऑफ पीबीएफ की। दो तरह के स्मीयर हम बना सकते हैं, थिक और थिन। थिक स्मीयर बनाने के लिए बिग ड्रॉप हाफ इंच स्क्वायर एरिया पर स्प्रेड कर देनी है और ड्राई करने के बाद इसे डी हीमोग्लोबिनाइजेशन के लिए डिस्टिल वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। थिन स्मीयर बनाने के लिए एक ड्रॉप को स्लाइड पर रख के स्प्रेडर से 45 डिग्री एंगल पर रखकर उसे स्प्रेड कर लेना, जिससे फैदरी टेल एंड स्मीयर बन जाएगा। स्मीयर बनाने के बाद हम इसे किसी भी रोमन वर्स की स्टेन जैसे कि लिशमैन, जिम्सा, फील्ड स्टेन, राइट स्टेन या फिर जेएसबी जसवंत सिंह पट्टाचार्य से भी स्टेन कर सकते हैं। दिए हुए ऑप्शन में से लिशमैन स्टेन और राइट स्टेन दोनों सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वेस्टर्न ग्रन मेथड इन ईएसआर मेजरमेंट? ईएसआर का फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें हम मेज़र करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी इन एंटीकोगुलेंट होल ब्लड। वेस्टर्न गर्न ईएसआर ट्यूब जो कि स्ट्रेट ग्लास पिप्ड होती है, 300 mm इन लेंथ और इस पर 0 से लेकर 200 तक मार्किंग होती है mm में। ट्यूब दोनों एंड से ओपन होती है और इसका डायमीटर 2.55 mm से कम नहीं होना चाहिए। 1:4 में ट्राई सोडियम सिट्रेट को ब्लड से मिक्स करने के बाद विद इन 4 आवर में ब्लड को पिप्ड के 0 मार्क तक फिल कर लेना है और 1 घंटे के लिए वेस्टर्न गन स्टैंड में लगा देना है। इस 1 घंटे को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 10 मिनट का फॉर्मेशन ऑफ रॉलेक्स और लैग फेज। सेकंड है 40 मिनट सिंकिंग ऑफ रॉलेक्स। थर्ड वन इज 10 मिनट पैकिंग ऑफ रॉलेक्स और इसकी रीडिंग को हम mm पर आवर में लेते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following stains is used to identify collagen fibers? Fast stain polysaccharide like glycogen and mucopolysaccharide in tissue को स्टेन करती है। एल्शियम ब्लू एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड को और ऑयल रेड ओ फैट को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट करती है कोलाजन फाइबर्स को टिश्यू सेक्शन में। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन। ये स्टेन बेस्ड है ऑन द डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड डेंसिटीज ऑफ टिश्यू कंपोनेंट पर, जो अलाउ करती है डिफ्रेंशिएट स्टेनिंग ऑफ कोलाजन फाइबर्स, मसल एंड अदर एलिमेंट्स को। इसके प्रिंसिपल को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है फिक्सेशन। टिश्यू फिक्स्ड इन बॉइंस फ्लूइड एनहांस द स्टेनिंग ऑफ कोलाजन फाइबर बाय प्रमोटिंग क्रॉस लिंकिंग इन प्रोटीन। सेकंड इज डाई पेंट्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। ये मेथड रिलाइज करता है ऑन द साइज ऑफ डाई मॉलिक्यूल और उनकी एबिलिटी टू पेनिट्रेट द टिश्यू। जो स्मॉलर डाई मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे टिश्यू एलिमेंट पेनिट्रेट कर पाते हैं, पर लार्ज मॉलिक्यूल ओनली स्पेसिफिक कंपोनेंट को। थर्ड वन इज एसिड डाई। फर्स्ट स्टेप में एसिड डाई लाइक बेब्रिज, स्कारलेट और एसिड फस्चिन एसिड टिश्यू को स्टेन करती है, लाइक मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म और कोलाजन को रेड कलर देती है। नेक्स्ट स्टेप है फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड और फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। इस स्टेप में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एसिड कोलाजन के ऊपर से रेड स्टेन को रिमूव कर देते हैं, पर मसल फाइबर्स और साइटोप्लाज्म के स्टेन रिटेन रहती है।
इस स्टेज पर कोलाजन्स अनस्टेन होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कोलाजन स्टेनिंग। मसल एंड साइटोप्लाज्म के स्टेन होने के बाद कोलाजन को सिलेक्टिवली स्टेन कर सकते हैं ब्लू और ग्रीन कलर में विद लार्ज डाई जैसे कि एनिलिन ब्लू और लाइट ग्रीन से। और लास्ट है न्यूक्लियस स्टेन। न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए हम हेमोटॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, कोलाजन फाइबर ब्लू विद एनिलिन ब्लू और ग्रीन विद लाइट ग्रीन। मसल फाइबर और साइटोप्लाज्म रेड और न्यूक्लियस डार्क ब्लू टू ब्लैक देखने को मिलेगा। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेसन्स ट्राइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, द पास स्टेन इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि पास स्टेन ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। और अब हम इसके प्रिंसिपल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके प्रिंसिपल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन बाय पीरियोडिक एसिड। 1% पीरियोडिक एसिड जो हम फर्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कार्बन कार्बन बॉन्ड स्पेसिफिकली 1 ग्लाइकोल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट रिएजेंट रिएक्शन। एल्डिहाइड ग्रुप फिर शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट करता है। शिफ्ट रिएजेंट में बेसिक फस्टिन होती है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइज कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएजेंट कलरलेस होता है। जब शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो ब्राइट पिंक टू मैजेंटा कलर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर एंटीजन डिटेक्शन इन टिश्यू। टिश्यू में से स्पेसिफिक एंटीजन को एंटीबॉडी की हेल्प से डिटेक्ट करने की प्रोसेस को हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को दो स्टेप में समझेंगे। पहला है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये मेथड रिलाइज करता है स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड इट्स टारगेट एंटीजन। सेकंड है लेबलिंग एंड विजुअलाइजेशन। इसमें हम एंटीबॉडी को लिंक्ड करते हैं एंजाइम से लाइक हॉरिश रेडिस परऑक्सीडेस और एल्कलाइन फॉस्फेट से या फिर फ्लोरोफोर से। फिर जब सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है तो ये कलर प्रोड्यूस करता है एट द साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे। पहला स्टेप है टिश्यू प्रेपरेशन। इसमें हम सेक्शन कटिंग करके इसको स्लाइड पर माउंट कर लेंगे। सेकंड है एंटीजन रिट्रीवल। कभी कभी टिश्यू में जो एंटीजन होता है वो मास्क्ड हो जाता है। इसको बाहर निकालने के लिए हम एंटीजन रिट्रीवल का यूज़ करते हैं। इसके दो मेथड हैं, हीट इंड्यूस एपिटोप रिट्रीवल और प्रोटीज ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेप है ब्लॉकिंग। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोकने के लिए हम ब्लॉकिंग एजेंट लाइक नॉर्मल सीरम और बोविन सीरम एल्ब्यूमिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऐड करेंगे इसमें। अगला स्टेप है सेकेंडरी एंटीबॉडी। अगर ज़रूरत हो तो सेकेंडरी एंटीबॉडी को लिंक करेंगे हम प्राइमरी एंटीबॉडी से। और लास्ट स्टेप है डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। इसमें जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो कि रिएक्ट करेगा एंजाइम से जो सेकेंडरी बॉडी से अटैच्ड होता है, फिर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्रोजन सेक्शनिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है फ्रोजन सेक्शनिंग में। इसमें टिश्यू को इमीडिएटली एनालिसिस करने के लिए रैपिड फ्रीज किया जाता है और फिर टिश्यू के थिन सेक्शन कट कर लिए जाते हैं। फ्रोजन सेक्शन एक टेक्निक है जो कि हम इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री फॉर लेबाइल एंजाइम, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, सिल्बर्स्टन एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। क्रायोस्टेट एक रेफ्रिजरेटर कैबिन है जिसमें मॉडिफाइड माइक्रोटोम लगा होता है। माइक्रोटोम के सारे कंट्रोल्स कैबिन के बाहर लगे होते हैं। फर्स्ट क्रायोस्टेट 1954 में बनाया गया था और समय के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन होती रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एडवांस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक, स्पेसिमेन ओरिएंटेशन फैसिलिटी, डिजिटल विजुअलाइजेशन ऑफ चंक एंड कैबिन टेम्परेचर, मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ कटिंग स्पीड एंड सेक्शन थिकनेस, ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक डिकंटामिनेशन एंड स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। टर्म इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी के द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने की शक्ति, यानी कि रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस। इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास बर्थ से होती है
और एक्वायर्ड जो हम अपनी लाइफ में बाहर से एक्वायर्ड करते हैं। बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम आगे दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव, और दूसरी है आर्टिफिशियल और नेचुरल। पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर तब आती है जब हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन से खुद लड़कर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है। एक्टिव इम्यूनिटी को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जब हम किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मीजल वायरस। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ये हम डेवलप कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। ये एक रेजिस्टेंस है जो हम पैसिवली ट्रांसफ़र कर सकते हैं होस्ट को रेडीमेड की फॉर्म में। इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मदर टू फीटस मिलती है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। पहली है IgG एंटीबॉडी जो कि पैसिवली ट्रांसफ़र होती है मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा, और दूसरी है IgA बाय ब्रेस्ट फीडिंग। और लास्ट है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये हम डेवलप कर सकते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ कमेरिकली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन। सो हमारा राइट आंसर है ब्रेस्ट फीडिंग जो कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टेस्ट इज यूज्ड टू कन्फर्म HIV इन्फेक्शन। HIV एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस लीनियर RNA वायरस है। HIV एटियोलॉजिकल एजेंट है एड्स का। ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है बाय अटैकिंग CD4 सेल्स। HIV का इन्फेक्शन प्राइमरली सेक्सुअल कंटैक्ट, शार्प नीडल्स और बाय मदर टू फीटस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो जाता है। विंडो पीरियड्स यानी कि वो समय जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर इन्फेक्शन, जो कि है 3 to 12 वीक्स का। HIV के गैग प्रोटीन जिसमें P24 और P55 आते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सबसे पहले अपीयर होती हैं। IgA, IgM एंड IgG तीनों एंटीबॉडी में से सिर्फ IgG का रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिक होता है। IgM सबसे पहले अपीयर होती है पर इसकी सेंसिटिविटी लोअर होती है। IgM को नीडल स्टिक इंजरी और इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न में मेजर कर सकते हैं। IgA सीरम म्यूकस सेक्रीशन जैसे कि सलाइवा, क्लोस्ट्रम, जेनिटो यूरिनरी सेक्रीशन में यूज़फुल होती है। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीनिंग ऐसे लाइसा सप्लीमेंट्री टेस्ट जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉट और वायरल RNA डिटेक्शन के लिए हम RT-PCR, ब्रांचिंग DNA ऐसे NASBA, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV अगर बात करें ट्रेडिशनली तो वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पर आज के दौर में मोस्ट रिसेंटली RNA डिटेक्शन अब गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बन चुका है कंफर्मेशनली डायग्नोस करने के लिए। ये मेथड मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड है। वायरल RNA की कुछ कॉपीज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है और ये बेस्ट मेथड है कंफर्मेशन HIV के लिए। वायरल RNA डिटेक्शन विंडो पीरियड में सबसे जल्दी HIV को डिटेक्ट कर पाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डे में आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में से राइट आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट, बट जो मोस्ट रीसेंट है वो है वायरल RNA डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व IgE एंटीबॉडी। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी एक हार्मफुल इफेक्ट है सेंसिटाइज्ड होस्ट में जब ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएटली जो विद इन मिनट्स और फ्यू आवर्स में देखने को मिल जाती है और डिले कुछ दिनों में। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तीन टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और डिले में टाइप 4 आती है। पर आज हम बात करेंगे उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की जिसमें IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है और वो रिएक्शन है टाइप 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के दो फेस होते हैं, पहला है सेंसिटाइजेशन और दूसरा है इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में जब होस्ट फर्स्ट टाइम एंटीजन से इफेक्ट होता है तो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस एंटीजन को CD4 T हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं
और ये टी हेल्पर सेल्स आगे टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ये टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स इंटरल्यूकिन 4 सेक्रीट करते हैं जो आगे बी सेल्स को आईजीई प्रोड्यूसिंग बी सेल्स एंड मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। प्लाज्मा सेल्स आईजीई सेक्रीट करते हैं। ये आईजीई टारगेट सेंसिटाइजिंग मास्ट सेल के ऊपर जाकर लग जाती है और वेट करती है री एक्सपोजर का। इफेक्टर फेज में जब एंटीजन सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस होता है तो ये डायरेक्टली आईजीई के फैब रीजन में अटैच हो जाता है जो मास्ट सेल की सरफेस पर पहले से ही कोट होती है और मास्ट सेल के डीग्रेनुलाइजेशन कर देते हैं और हमें वैसोडाइलेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच बैक्टीरियल शेप इज डिस्क्राइब्ड एज रॉड शेप्ड? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई। ये इलांगेटेड सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल सेल, इन पेयर्स और चेन्स में देखने को मिलते हैं। बेसिलाई हमें वेरियस इन्वायरमेंट जैसे सॉयल, वाटर में और एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ बेसिलाई हैं ई. coli, बैसिलस एंथ्रेक्स, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस पेपर के बाकी क्वेश्चंस लेकर लौटेंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।